टू अवर चैनल। मेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 1 करना पड़ा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। इसके लिए वेरी सॉरी, ठीक है। दैट इज़ द साइंस वाला एंड द टुडेज टॉपिक इज गाइस व्हाट दिस इज सरप्राइज फॉर क्लास 9 दैट इज़ द बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है साइंस का, ठीक है। क्लास 9 का नहीं, पूरे साइंस का। जब तक आप साइंस पढ़ोगे दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो इसे बहुत अच्छे समझिएगा। हम इसे फटाफट रैपिड इसे ख़त्म करेंगे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। तो बस आप वीडियो से बने रहिए और लास्ट तक देखिए। सो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आखिर होता क्या है? सेल, ठीक है गाइस। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। कौन सा सेल भाई? क्या ये वाला सेल क्या? अरे नहीं, ये वाला सेल तो बिल्कुल नहीं। क्या आप इस वाले सेल की बात कर रहे हैं? जी नहीं, मैं इस वाले सेल की बात नहीं कर रहा। मैं इस पे लगा रहा हूँ रेड क्रॉस। हम इस सेल की बात नहीं कर रहे। ओके, तो हम किस सेल की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं इस सेल की, जो कि ये कुछ सेल्स के एग्जांपल हैं। आप देखो, जिसमें कि है पहला है फैट सेल। वन सेकेंड। in which the first is fat cell, second bone cell, third blood cell, nerve cell, epithelium cell, immune cell, sex cell and muscle cell। इतने सारे सेल्स होते हैं गाइस, आप नाम ख़त्म नहीं होगा, बोलते बोलते थक जाओगे, ठीक है। इतने सारे सेल्स होते हैं आपके, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने तो देख लिया सेल्स कितने होते हैं, सॉरी कितने, कुछ एग्जांपल्स देख लिए सेल के, कौन से सेल पढ़ने वाले हैं वो देख लिए। आखिर सेल होता क्या है, अब चलिए ये समझते हैं, ठीक है। आखिर सेल होता क्या है, तो देखिए पहले आज हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहले हम आज का टॉपिक रहेगा हमारा सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओहो, नया वर्ड आ चुका है गाइस, इसे हाईलाइट कर लो, इसे मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है आखिर? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल और सेल ऑर्गेनेली, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर होंगे उनके और उनके कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछले स्लाइड में एक वर्ड हाईलाइट करा है, दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। आखिर सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारा क्यों है? अब देखिए गाइस, हमारा सेल जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है इसलिए क्योंकि ये देखिए, ये है आपका लिविंग सेल, ठीक, जिससे कि आपका बनता है टिश्यू। देखिए, लिविंग सेल से बनता है टिश्यू, ठीक। लिविंग सेल से बनता, देखिए आप एक सेकंड। The group of cells are called tissue and the group of tissue are called the organ, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक organ का एग्जाम्पल है, that is stomach, and the group of organs, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, group of organs are called organ system, जैसे कि digestive system, and the different group of the organ system makes organisms, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन, एनिमल्स, ओके, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो अब आपने यहाँ पे देख लिया कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है। अब मैं आपको यही बता देता हूँ, जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को प्ले करता है, स्ट्रक्चर्स को बनाता है हमारे कई सारे चीज़ के, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहला आपने सेल तो सुन लिया, लेकिन सेल की डिस्कवरी की किसने की? यह सबसे पहला वर्ड आता है गाइस, या फिर सेल की डिस्कवरी की किसने? देखिए, सेल की सबसे पहले डिस्कवरी आपकी की थी रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट से, क्या थे? इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है बेटा। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम आपकी सेल की डिस्कवरी की, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने सेल को देखा कैसे? एक इन्होंने पेड़ का कॉर्क लिया जो कि डेड सेल था, और उन्होंने अपने खुद के बने माइक्रोस्कोप, ये देखो खुद के बने माइक्रोस्कोप से उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया, तो वो एक स्मॉल कंपार्टमेंट की तरह दिख रहा था, हनीकॉम्ब की तरह, जिसमें कि स्मॉल कंपार्टमेंट्स थे, ठीक है। सो स्मॉल कंपार्टमेंट्स को हम लैटिन भाषा में सेल कहते हैं, इसीलिए रॉबर्ट हुक जी ने इसे सेल का नाम दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे।
अब थोड़ी सी इसमें हम सेल की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमने तो देख लिया कि आखिर सेल की खोज किसने की थी। ये जो था रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी। अब देखिए A1 ने किस चीज़ की खोज की थी बेटा, लिविंग सेल की फर्स्ट टाइम कब, 1674 में, आपको ये डेट याद रखना है। एंड देन 1831 में एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस की खोज की। किसकी बेटा, न्यूक्लियस की खोज की। एंड देन 1838 टू 1839 के बीच में कुछ साइंटिस्ट है जैसे MG एंड स्वीचन थे, जो कि सेल थ्योरी दी। इन्होंने क्या बताया, जो सेल्स होते हैं ना, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से बनता है। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था ना, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट्स कॉल्ड टिश्यू एंड द ऑर्गन्स, सो दैट्स जो एक ऑर्गन होता है, ऑर्गेनिजम्स होता है, वो एक सेल से बनता है। इसमें इन्होंने यही कहा था इनके थ्योरी में, ठीक है। अभी हम इनकी थ्योरी आगे पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट में आपको आते हैं एक साइंटिस्ट रूवल वर्चू, ठीक है। तो इन्होंने 1855 में एक आके इन्होंने कहा ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। अरे इसका मतलब क्या होता है, इन्होंने इसमें कहा ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। गाइस इसका मतलब होता है जो सेल्स होते हैं ना, वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं कैसे, आप देखिए एग्जांपल। ये देखिए जैसे ये हमारे पास है एक सेल, ये देखिए 1 सेकेंड मैं कलर चेंज करने दीजिए। ये एक सेल है जो कि किससे बना है, ये एक सेल है इसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ये इसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। एंड ये देखिए अब ये सेल इसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से, अब ये सेल इसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ये सेल इसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब जो सेल डिवाइड करता है तभी न्यू सेल फॉर्म होते हैं। देखिए सेल 2 बार डिवाइड किया, न्यू सेल फॉर्म हो गए, ठीक है। अब ये कैसे डिवाइड करता है, इसके भी प्रोसेस को हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा आगे। देखिए बेटा जो बिल्डिंग्स होती हैं वो ईंट पत्थरों से बनती हैं, ठीक है। जो बिल्डिंग्स होती हैं वो ईंट पत्थर से बनती हैं। जस्ट वैसे ही जो हमारा सेल होता है, मतलब हमारी जो बॉडी होती है वो किससे बनता है बेटा, जो हमारी बॉडी होती है वो किससे बनती है, सेल से, ठीक है। बेसिंग ऑन द सेलुलर organization, some organs are made up of single cell, ठीक है, जिसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। और जिसका एग्जांपल होगा अमोबा, पैरेन्काइमा। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मोर देन 1 सेल के बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो इस सब के सेल बने होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, इसके और डिटेल्स में हम चलते हैं, ठीक है। अब आता है व्हाट इज़ द शेप साइज ऑफ द सेल। देखिए बेटा हर जगह सेल आपको सेम नहीं दिखेंगे, सेल अपने अपने फंक्शन के अनुसार अलग अलग टाइप के बने होते हैं। जैसे ये देखिए नर्व सेल है, तो मैं आपको पहले भी फोटो दिखाया था, पहले साइड में भी कई टाइप के सेल थे। नर्व सेल है, मस्कुलर सेल है, रेड ब्लड सेल है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, यही जो मैंने आपको बताया था वही लिखा हुआ है इसमें इंग्लिश में। शेप एंड द साइज ऑफ अ सेल वेरी बट ऑल ऑफ दिस आर अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, सम सेल कैन चेंज देयर शेप्स। कुछ सेल्स होते हैं जो कि अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हो गया अमीबा और प्लांट। और जो एनिमल में सेल होते हैं वो अपने शेप को चेंज नहीं कर सकते। अमीबा एक पूरा सेल ही होता है जो कि अपने शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब देखिए जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है PPLO, ठीक है, जिसे हम माइक्रोप्लाज्म भी कहते हैं। और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एक, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल विच इज़ इन द ह्यूमन। ये अब लास्ट टॉपिक को आप छोड़िए, हम उसको आगे बताते हैं, ठीक है। एंड देन ये आता है आपका यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में आखिर डिफरेंस क्या है। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में डिफरेंस क्या है। यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल, और ये कुछ ये जैसे इनका देखिए फंक्शन क्या होता है, फूड बनाना, रेस्पिरेशन करना, एग्जिस्टेंस करना, ग्रोथ, प्लांट में ग्रोथ करना, किसी भी चीज़ में ग्रोथ जिसमें प्रेजेंट होता है उसके ग्रोथ में हेल्प करना, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। और ये जो सेल होते हैं ये कभी भी डिवाइड नहीं करते। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं अमोबा, मैंने इसको गलती से बोल दिया। अब मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, मेड अप ऑफ मेनी नंबर्स ऑफ सेल, मैंने आपको बता दिया। सेल हैव अ सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड सिमिलर बेसिक लाइफ एक्टिविटी। इनके जैसी थोड़ी बहुत ये सिमिलर होती हैं। डिफरेंट शेप, ये डिफरेंट शेप की होती हैं, कई अलग अलग शेप में पाए जा सकते हैं ये, ठीक है। और ये मिल के ऑर्गन बनाते हैं, ये जो सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर, ये मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यू, ठीक। और जो टिश्यू होते हैं ये मिल के बनाते हैं ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड द ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिजम्स। ये मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया था। इसका एग्जांपल होगा प्लांट, एनिमल एंड फंगी, ठीक है। Now our topic is the outermost delicate elastic membrane covering of the cell, that is the plasma membrane and the cell membrane, ठीक है बेटा।
ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। द आउटर मोस्ट डेलिकेटेड इलास्टिक मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट इट्स कॉन्टेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कि एक सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये सिर्फ एनिमल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, प्लांट की नहीं। प्लांट की क्या होती है हम इसको आगे बताएंगे, ठीक है। ये जो अंदर के चीज़ और बाहर की चीज़ों को आपस में सेपरेट रखती है, ठीक है, सेल में। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर बाहर करने देती है। जैसे कोई अंदर वेस्ट चीज़ है तो उसे बाहर निकालेगी, और अंदर कोई अच्छी चीज़ है तो वो उसे मतलब बचा लेगी, ठीक है। और बाहर से अच्छी जो उसके काम लायक चीज़ है उसे अंदर घुसा लेगी, और जो उसे काम लायक चीज़ नहीं है उसे बाहर छोड़ देगी, ठीक है। इसलिए इसे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ द मेड अप ऑफ बाइल लिपिड लेयर ऑफ प्रोटीन एंड इग्रेटेड इन आउट ऑफ इनसाइड, ठीक। ये जो बाइल लिपिड लेयर की, ये देखिए इसका फिगर यहाँ पे है। ये यहाँ पे फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं इन सब की। ये बाइलिपिड में होती है, मतलब एक और दो होती है। फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स होती हैं, इसे हम फॉस्फोलिपिड बाई लेयर भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोटो है, जिसमें कि ये आपको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हम इसे कहते हैं। ये सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर बाहर करने देती है, हमारे सेल को प्रिवेंट रखती है, सेफ रखती है, सेफ देती है हमारे सेल को, ठीक है। और अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट आर अटैच एट द आउटर सरफेस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट जो कि है अटैच है किससे, आउटर सरफेस से, लिपिड एंड प्रोटीन के, ठीक है। एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, इट्स फंक्शन इज मैकेनिकल बेयर एंड सेमी परमिएबल। दिस इज सॉर्टेड फॉर योर एग्जाम पर्पस, ठीक है। ये एग्जाम पर्पस आपके पास बस सॉर्टेड, बस आप इतना ही लिख के ना आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा परमिएबल मेम्ब्रेन में, ठीक है, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है बेटा। नाउ द अवर नेक्स्ट सॉरी यहाँ पे नहीं जी, देखिए गाइस, अब हमारा देखो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। जो मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जो ट्रांसपोर्ट होता है आखिर वो होता कैसे है, ठीक है। तो जल्दी हम इसे जानते हैं। मेम्ब्रेन एक्ट एज अ फिजिकली बैरियर बिटवीन द ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल एंड इट्स साइटोप्लाज्म एंड इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। ये बात मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि अंदर बाहर की चीज़ों को क्या रखता है, सेपरेट रखता है। इसमें अब आता है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि है ये जो सब्सटेंस डू नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, जो कि सब्सटेंस इस जिस मेम्ब्रेन से सब्सटेंस पास नहीं कर पाते हम उसे क्या कहते हैं, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जिससे कि सारे सब्सटेंस पास कर जाए हम उसे क्या कहेंगे, परमिएबल मेम्ब्रेन। और जिससे को कुछ सब्सटेंस पास हो और कुछ सब्सटेंस पास ना हो, जैसे गुड सब्सटेंस पास हो जाए और बैड सब्सटेंस रह जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उस मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम उसे क्या किसे कहेंगे, देखिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज सेम एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ना बेटा, ये सब चीज़ को अंदर बाहर करने देता है। और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अंदर बाहर किसे करने देता है, जो गुड्स होते हैं उसे अंदर रहने देता है, और जो बैड प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर का उसे बाहर निकाल लेता है। और बाहर से जो गुड प्रोडक्ट होते हैं उसे खींच लेता है, और जो बाहर के बैड प्रोडक्ट होते हैं उसे वहीं पे छोड़ देता है। इसीलिए इसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। सब्सटेंस में पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट और विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी जो सब्सटेंस बिना एनर्जी के अंदर बाहर करता है, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस पास द मेम्ब्रेन विद कंज्यूमिंग द एटीपी, सॉरी बेटा, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एटीपी कंज्यूम होता है अंदर बाहर सब्सटेंस को करने में। और पैसिव ट्रांसपोर्ट का सब्सटेंस पास द मेम्ब्रेन विदाउट कंज्यूमिंग द एटीपी, ये बिना एटीपी के कंज्यूम किए ही आर पार जाता है, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। और एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक बहुत ही कॉमन सा फ़र्क भी है, उसे आप देख लीजिए यहीं पे। एक सेकंड बेटा, मुझे स्लाइड लगाने दीजिए। इधर गया, देखिए ये है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी देखिए ये है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ये है हमारा सॉरी ये पैसिव ट्रांसपोर्ट और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये जो सब्सटेंस है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, और ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, जो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन आएंगे, ठीक है। ये अंतर होता है दोनों में। ये अपने अंदर भी ऐसे हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन और यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन, ये अपने में भी एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है।
तो इसे आपको ध्यान में रखना है। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको ये डिफरेंस बता दिया, ठीक है, ये एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ द बल्क ट्रांसपोर्ट। अब देखिए बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है। देखो बेटा, जो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है ना, बल्क ट्रांसपोर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ फूड पार्टिकल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो लार्ज टाइप के फूड पार्टिकल्स होते हैं उससे अंदर बाहर करने को क्या कहते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंग बल्क मटेरियल, जो बल्क मटेरियल प्रोसेस, जो बल्क मटेरियल को अंदर लाना ही, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इंडोसाइटोसिस, ठीक है। और बल्क एक्सप्लोजल ऑफ मटेरियल इज एज इन सेक्शन ऑफ एक्सट्रीशन इज कॉल्ड द एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट मटेरियल को बाहर निकालता है और अंदर करता है उसे हम एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं। और ये बल्क मटेरियल को आउटसाइड जो बस निकालता है उसे हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए हमारा, मैंने आपको बता दिया एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू बेटा लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से कहाँ तक, लोअर कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। अब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट, देखिए बेटा, अब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है डिफ्यूजन एंड दूसरा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन टिल स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन द गिवन स्पेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, जो कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है और जाके सेपरेट मतलब अपने जगह बना लेता है, ठीक है। हम उसे क्या कहेंगे, डिफ्यूज़न। देखिए यहाँ पे डिफ्यूज़न होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मैंने आपको अब एक सेकंड वेट करिएगा गाइस। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन्स क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन क्या है, हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। जो साइटोप्लाज्म होता है, उस जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उस पर स्प्रेड करने को डिफरेंट सब्सटेंस को मदद करता है, ठीक है। एंड देन ऑस्मोसिस इज द टाइप ऑफ डिफ्यूजन। देखिए अब ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन का टाइप है जो कि बस एकदम सेम प्रोसेस होगी लेकिन वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी, ठीक है। अब देखिए डिफ्यूजन हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन द सेल एंड द देयर इन्वायरमेंट। ये सेल के अंदर और बाहर के इन्वायरमेंट में गैस चेंज करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है डिफ्यूज़न। और ट्रांसपीरेशन इस डिफ्यूज़न प्रोसेस, जो ट्रांसपीरेशन होता है ना बेटा, वो एक डिफ्यूज़न प्रोसेस है। जो कुछ फ्लावर होते हैं, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, जो कुछ फ्लावर होते हैं ना बेटा, वो कीड़े मकोड़े को खाते हैं तो एक एंजाइम छोड़ते हैं जिसे हम अरोमा कहते हैं। वो अरोमा पार्टिकल को स्प्रेड करते हैं जिससे कि क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया आते हैं और प्लांट उससे खा लेता है, ठीक है। अब देखिए हमारा आता है ऑस्मोसिस। देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए ऑस्मोसिस क्या है, फिर हम इसे एक बहुत अच्छे फिगर के थ्रू समझेंगे, आपको एकदम फटाफट समझ में आ जाएगा। ऑस्मोसिस डिफाइन एज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने को बताया ना, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह फंक्शन करता है। यहाँ पे एक न्यू वर्ड आपको दे दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक स्लाइड से दिखाता हूँ ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। ये देखिए, ये है हमारा, ये देखिएगा, ये है हमारा डिफ्यूज़न और ये है ऑस्मोसिस। देखिए यहाँ पे डिफ्यूज़न हो रहा है, देखिए हायर कंसंट्रेशन टू, देखिए यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑस्मोसिस में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बट बाय द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ये है, आप मुझे बताइएगा इसमें ये जो एक सेल है इसमें बस सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो क्या है इसमें हम ऑस्मोसिस कहेंगे? जी नहीं, क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, डिफ्यूज़न, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने पिछले स्लाइड पे आ जाते हैं। कहाँ गए? और अगर आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना तो कमेंट कर दो भाई, बहुत मस्त, ठीक है, वहाँ से मज़ा आ गया। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है।
हाउ डिफ्यूज़न डिफरेंस फ्रॉम ऑस्मोसिस। अब हम इन दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार हम वो देख लेते हैं। देखिए जो डिफ्यूज़न होता है ये सॉलिड लिक्विड गैस में परफॉर्म करता है, और जो ऑस्मोसिस होता है बस ये लिक्विड मीडियम में परफॉर्म करता है। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें सेमी परमेबल होने का बहुत ज़रूरी है ऑस्मोसिस में, ठीक है। इट इज़ का कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब ये हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ये भी इसमें सेम ऐसा ही करता है। इट डज़ नॉट इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ऑन द टू साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये मतलब अपने ही सेल में इधर से उधर नहीं करेगा, इसे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी और इसे सेलेक्टिवली परमेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिफरेंट सब्सटेंस डिफ्यूज़ इंडिपेंडेंट ऑन वन एंड अनदर, ठीक है। ये जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं एक दूसरे पे निर्भर होकर, और इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो खुद पे निर्भर होकर डिफ्यूज़ करता है, ठीक है। ये अब देखिए डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न इज़ अ नॉट मच इन्फ्लुएंस बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। जो डिफ्यूज़न है वो किसी भी सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस प्रेजेंस से नहीं होता, ठीक है। और ये जो इन्फ्लुएंस्ड प्रेजेंस से हो सकता है कंसंट्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय द कंसंट्रेशन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज़ अ टू टाइप, ऑस्मोसिस आर ऑफ टू टाइप, इंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। जो इंडो ऑस्मोसिस होता है जो बस अंदर आता है सेलेक्टिवली परमेबल के थ्रू, बस अंदर आता है, और एक्सो ऑस्मोसिस बस बाहर जाता है, यही बस दिया हुआ है। आप रुक जाइए मैं इसको एक स्लाइड से समझा रहा हूँ। ये रहा देखिए टाइप ऑफ, यहाँ पे मैंने दे दिया है टाइप ऑफ ऑस्मोसिस क्या है, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस देखिए ये अंदर जा रहा है ना, ये सब्सटेंस अंदर जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अंदर जा रहा है, इसे इंडोस्मोसिस कहेंगे, और इसे एक्सोस्मोसिस जो कि बाहर जा रहा है बाय द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड देन अब देखिएगा आपका कौन सा टॉपिक आता है, ये तो आपका कवर हो गया। एंड देन योर टॉपिक इज़ नाउ कमिंग, व्हाट इज़ दैट इज़ द सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है बेटा, ये देखिए अब मैंने बताया था ना आपको, प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, वो सेल वॉल होती है। ये एनिमल में नहीं पाया जाता, ये बस प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। ये देखिए अब क्या है, रिजिड, ये क्या सेल वॉल होती क्या है, रिजिड सेमी इलास्टिक सेमी ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट, फंगी एंड प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में, फंगी में, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल वॉल ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं बेटा, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होते। ये बने होते हैं किसके, सेल्यूलोज के बने होते हैं प्लांट में, और फंगल सेल्यूलोज एंड क्यूटीन इन फंगी, ये फंगल सेल्यूलोज और क्यूटीन के बने होते हैं फंगी में, ठीक है। एक्स्ट्रा डिपॉजिट ऑफ, इसमें जो लेयर होती है मतलब ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल, इस पर क्या एक्स्ट्रा मतलब एक कवर चढ़ा हुआ होता है, एक्स्ट्रा एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट्स कॉल्ड लिग्निन एंड सब्रीन एंड क्यूटीन। ये मतलब लिग्निन, सब्रीन एंड क्यूटीन ये तीनों प्रेजेंट होती हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये देखिएगा मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, लिग्निन, सुब्रीन एंड क्यूटीन, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन बना के पूछेगा विच सब्सटेंस आर प्रेजेंट ऑन द सेल वॉल, ठीक है, तो आपको ये लिखना है लिग्निन, सुब्रीन एंड क्यूटीन, ठीक है। एंड मे बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेकेंडरी थिंकिंग, ये सेकेंडरी थिंकिंग के समय प्रेजेंट भी हो सकते हैं, नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, जो सेकेंडरी में बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेकेंडरी थिंकिंग के समय ये शायद कभी कभी होते हैं और कभी कभी नहीं होते हैं। अ सीमेंटिंग लेयर कॉल्ड द मिडिल लेमा, इसमें ये देखिए दो सेल वॉल है, इसके बीच की जो ये जा रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं, लेमला, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, लेमला। ये जो बीच का आपको दिख रहा है यहाँ पे फोटो में, ये है सेल वॉल, ये है दो सेल वॉल के बीच की जगह हम क्या कहते हैं, लेमला, ठीक है। ठीक बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, लेमला। ये बनी होती है मैट्रिक्स की, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की ये बनी होती है। सेल वॉल प्रपोज स्मॉल पोर्स, ये जो सेल वॉल होता है इसमें स्मॉल पोर्स भी होते हैं जिसके कारण अंदर बाहर हवाएं क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। स्मॉल पोर्स होते हैं जिसके कारण हवा अंदर बाहर क्रॉस करती है, ठीक है। एंड देन हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल वॉल, आखिर सेल वॉल का रोल क्या है हमारे सेल चैप्टर में। इट प्रोवाइड सेफ, ये सेल को सेफ प्रोवाइड करती है, जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करता था, ये प्लांट में करती है, ठीक है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन एंड मैकेनिकल इंजरीज और पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। ग्रोथ ऑफ
सेल वॉल डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ सेल, ये सेल के ग्रोथ में भी हेल्प करता है, अपने आप को बढ़ा के सेल को भी बढ़ाता है। सेल वॉल प्रिवेंट ब्रस्टिंग ऑफ सेल ऑन एंडोऑस्मोसिस, कभी कभी जो होती है ना सेल ख़राब हो जाती हैं, तो ये जो प्लांट सेल वॉल होता है ये एंडोऑस्मोसिस करके, ये जो एंडोऑस्मोसिस करेगा और क्या हो जाएगा, ये स्वेल अप हो जाएगा और बड़ा होते होते क्या हो जाएगा, फट जाएगा। मैंने कैसे पता लगा कि एंडोऑस्मोसिस में स्वेल अप होगा, देखिए यहाँ पे ओ आ गया यहाँ पे, ठीक है। एबिलिटी टू विद स्टैंड अ लॉट ऑफ वेरियस इन नेचर, ठीक है। ये कई सारे नेचर जैसे सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, कहीं ठंडी होती है कहीं गर्मी होती है, तो प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं, इसी के मदद से, ठीक है। देखो बेटा, हम हमने इसका सेल वॉल का रोल तो पढ़ लिया, अब देखते हैं हम सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आखिर डिफरेंस है क्या, ठीक है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आखिर डिफरेंस क्या है। देखिए जो सेल वॉल होती है ये प्लांट सेल में होती है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। ये लाई ऑन आउटसाइड ऑफ द सेल, ये सेल के बाहर रहती है। ये लाई एंड आउटसाइड ऑफ द एनिमल सेल, ये एनिमल सेल के सबसे बाहर रहती है। और प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर होती है, ठीक है। ये रिजिड एंड थिक होती है, और ये फ्लेक्सिबल एंड थिन होती है, ये ठीक है। ये मतलब रिजिड मतलब हार्ड होता है और मोटा होता है, और ये फ्लेक्सिबल और थिन होता है, पतला और होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। सेल वॉल परमिएबल, ये परमिएबल होता है जो कि कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने देता है और कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने नहीं देता। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, जिसमें इसमें भी यही प्रोसेस होता है, कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने देता है और कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने नहीं देता। फॉर्म और सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और एंड पेक्टिन, ये फॉर्म करता है, ये जो सेल वॉल है कभी कभी फॉर्म करता है क्या, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन। एंड ये इसमें क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है, फॉर्म नहीं करता बेटा, ये इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रोटीन विद अ स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एंड इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, ठीक है। ये सेल को प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, और ये सेल को क्या रखता है, कंट्रोल में रखता है, मतलब ये देखिए होल सेलुलर कंटेंट एंड कंट्रोल ऑफ पैसेज मटेरियल, ठीक है। अब हम देखिए पैसेज मटेरियल को क्या रखता है, कंट्रोल में रखता है, ठीक है। सो ये तो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, विच इज़ व्हाट, चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस द सेल ब्रेन, देन प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कंट्रोलिंग सेल द एक्टिविटी एज वेल एज फॉर ट्रांसफर द नेक्स्ट जनरेशन। एक ऐसा प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी जो कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। इट लाई इन द मीडियम और सेंट्रल पोजीशन, ये जो सेल की सेंट्रल और मीडियम पोजीशन होती है उसमें लाई करता है। इन मेच्योर प्लांट सेल इट लाई टूवर्ड, ये पेरिप्रेटरी, जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं उसमें ये जो न्यूक्लियस होता है ना बेटा, वो सेल के अंदर मतलब कहीं भी वो लाई कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि बीच में प्लांट सेल में लाई करे, ठीक है। अब देखिए इन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट्स एब्सेंट, जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है वो इसमें एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है हम इसको अभी आगे देखेंगे। इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड, जो कि न्यूक्लियोइड कहलाता है, ठीक है। सेल लाइक आरबीसी सीव्स एलिमेंट लेक न्यूक्लियस, जिसके पास आरबीसी जैसी चीज़ें की लेक होती हैं। सेल लाइक आरबीसी सीव्स एलिमेंट लेक न्यूक्लियस, जो आरबीसी होती है और सीव्स एलिमेंट के पास न्यूक्लियस की कमी होती है, मतलब न्यूक्लियस की कमी होती है, ठीक है। सेल विदाउट न्यूक्लियस कांट सर्वाइव द लॉन्ग टाइम, जो सेल होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ज़्यादा दिन तक जब तक उसके पास न्यूक्लियस ना हो, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, द सेल ऑफ ब्रेन, ठीक है। अब आप ही सोचो भाई, कोई आदमी हो उसके पास दिमाग ना हो तो क्या चलेगा इंसान में, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब हमारे पास आता है वन न्यूक्लियस यूनिसेल्यूटेड इज present in most of cell, but some cell may have more than one multinucleated, कुछ न्यूक्लियस बेटा, कुछ जो सेल होते हैं उनके पास एक ही न्यूक्लियस होता है, कुछ सेल के पास कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ द न्यूक्लियस मेड अप ऑफ, जो न्यूक्लियस है आखिर वो बने किसके हैं, ठीक है। जिसमें कि हम पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनवलप एंड देन न्यूक्लियोप्लाज्म
एंड द न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, ये जो देखिए पढ़ें, न्यूक्लियर एनवलप इज अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विच सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इट्स कंटेन में न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर एनवलप होता है ये डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जो कि सेपरेट करता है किसको, न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स को साइटोप्लाज्म से। ठीक है, इट कंटेन द न्यूक्लियस पोर, ये न्यूक्लियर पोर को भी कंटेन करता है। ठीक है, न्यूक्लियर पोर अलाउ टू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये जो पोर्स होते हैं ये क्या अलाउ करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म इट इज कलरलेस डेंस सैप found inside the nucleus in which chromatin and nucleolus are suspended। ये न्यूक्लियोप्लाज्म एक ऐसा कलरलेस डेंस सैप होता है जिसमें कि जो कि पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसमें कि क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस सस्पेंड होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आता है हमारा न्यूक्लियोलस, अ राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन साइड द न्यूक्लियस। इट इज रिच इन RNA एंड प्रोटीन। इट इज साइट ऑफ राइबोसोम्स फॉर्मेशन। ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये राइबोसोम्स के साइट को फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अराउंड स्ट्रक्चर फॉर्म इन द साइड, जो न्यूक्लियस की साइड होती है उसमें ये न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इट इज़ अ रिच RNA एंड प्रोटीन, इसके पास RNA और प्रोटीन कई ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। क्या राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है बेटा, न्यूक्लियोलस। आप ये याद रखेंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा ये वाला लाइन। ठीक है, ठीक बेटा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अब रोल ऑफ न्यूक्लियस इन सेल, जो आखिर न्यूक्लियस का रोल क्या है हमारे सेल के अंदर। देखिए हम समझते हैं रोल ऑफ न्यूक्लियस इन सेल। न्यूक्लियस कंटेन all the genetic information not only for the cell but also are whole organisms। होल ऑर्गेनिजम्स के लिए भी ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, ये सिर्फ प्लांट्स के लिए भी कैरी नहीं करते। ठीक है, इट फंक्शन एज कंट्रोल सेंटर, ये कंट्रोल सेंटर की तरह भी फंक्शन करता है सेल में। ठीक है, एज इट कंट्रोल द सेल मेलियोबेल्स as it control the cell metabolic and cell activity को भी कंट्रोल करता है। कंट्रोल द सेल मेटाबॉलिसिस में भी कंट्रोल करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या है हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियोलस पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। राइबोसोम्स हैं ये किससे बनते हैं, न्यूक्लियोलस से बनते हैं। मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था, हाईलाइट भी किया था, जो कि किस में पाया जाता है, जो कि पार्ट है किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस अस ब्रिंग अबाउट द सेल डेफिनेशंस बाय विच ऑफ सेल अटेंशन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है अगर ये सेल में प्रेजेंट ना हो तो हमारा सेल क्या होगा, अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ये इसलिए न्यूक्लियस हमारे सेल में एक बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन क्या करता है, प्ले करता है। डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस इज़ इसेंशियल फॉर सेल डिवीज़न। ये जो न्यूक्लियस का डिवीज़न है ये बहुत ही ज़रूरी है सेल डिवीज़न के लिए। ठीक है, अब ये लास्ट वाला टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम व्यू से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ क्रोमोसोम्स। अब देखिए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है विच आर फॉर्म्ड बाय द कंसंट्रेशन, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन से सेल डिवीजन के समय कंसंट्रेशन और कंडेंसेशन और क्रोमेटिन की वजह से फॉर्म होता है, जिसे कि हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। दे रिफर एज हेरिडिटी व्हीकल, ये हेरिडिटी व्हीकल की तरह भी काम करता है। हेरिडिटी व्हीकल मतलब ये व्हीकल मतलब इधर उधर जाना, और हेरिडिटी को इधर उधर मतलब करना। हेरिडिटी को इधर उधर करने में भी ये क्या करता है, मदद करता है क्रोमोसोम्स हमारा। ठीक है, ये है हमारा क्रोमोसोम। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है क्रोमेटिन। बेटा क्रोमेटिन क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए क्रोमेटिन जो होता है, 1 सेकेंड, ये देखिए बेटा, ये जो DNA होता है अगर वो ऐसे धागे की फॉर्म में कहीं भी प्रेजेंट हो, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, क्रोमेटिन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, क्रोमेटिन कहेंगे।
ठीक है, इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, क्रोमोजोम्स। अब क्या है क्रोमोजोम, क्रोमेटिन। ये देखिए बेटा, क्रोमेटिन मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये क्रोमेटिन, 1 सेकेंड देखो गाइज, ये सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है भाई, देख लीजिए। ये क्रोमेटिन नहीं होता। क्रोमेटिन क्या होता है, जो कि इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा, इस फॉर्म में, रुक जाइए, जो कि इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है कहीं भी। ठीक, ये देख रहे हैं आप, 1 सेकेंड, ये देखिए, ये जो है हमारा क्रोमेटिन है। क्या है ये, हमारा क्या है, क्रोमेटिन है। ये ऐसे क्रोमेटिन है। और ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर था, वो क्या था, वो क्या था बेटा, वो क्रोमेटिन नहीं था, वो क्रोमोसोम्स था। ठीक है, और ये क्या है, हमारा क्रोमेटिन था ये। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम्स होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं। और क्रोमोसोम कंटेन ऑफ टू सिमिलर थ्रेड्स, टू सिमिलर थ्रेड कॉल क्रोमेटाइड। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये टू सिमिलर थ्रेड को कंटेन करते हैं, जिसे हम क्रोमेटाइड कहते हैं। ठीक है, टू क्रोमेटाइड Two chromatids are attached at the center by the सेंट्रोमियर। जो टू क्रोमेटाइड अटैच होते हैं किसकी वजह से, सेंट्रोमियर्स की। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये दो टॉपिक नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऑन आइथर साइड सेंट्रियोस क्रोमेटाइड आर आर्म्स। ठीक है, ये भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्रोमोसोम्स नंबर। अब क्रोमोसोम्स के नंबर्स क्या है हमारे शरीर में, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है बेटा। चलिए ठीक है, तो इसी नंबर्स भी जान लेते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर आर फिक्स्ड इन ये हमारे शरीर में फिक्स्ड होते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, फंक्शन। ठीक है, इट मोस्ट ऑर्गेनिजम्स दे ऑकर इन होमोगोसियस पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कई ऑर्गेनिजम्स में होमोलोगोसिस पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, जो कि मैं इस पर कट लगा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, वेट फॉर 1 सेकेंड। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एग्जाम वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर मैं इस पर कट लगा रहा हूँ। ठीक है, इन ईच पेयर वन क्रोमोजोम्स बिलोंग टू फादर पेरेंट्स। इन ईच पेयर, सब में से कोई एक क्रोमोजोम्स होता है जो कि बिलोंग करता है किससे, फादर पेरेंट्स से। अदर बिलोंग टू मदर पेरेंट्स। एंड जो अदर होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, मदर पेरेंट्स से। ठीक है, अब जो प्रेजेंटेशन ऑफ, जब हम दो सेट, ये हमारा बॉडी में ना क्रोमोसोम्स होता है, कभी कभी 2 सेट्स में प्रेजेंट, कभी कभी पेयर्स में प्रेजेंट होता है, कभी कभी सिंगल प्रेजेंट होता है। जब पेयर में प्रेजेंट होता है वो तो 46 होता है इन ह्यूमन, एंड जब सिंगल प्रेजेंट होता है तो वो 23 होता है इन ह्यूमन। जब ये पेयर में प्रेजेंट होता है, 2 सेट पेयर में प्रेजेंट होता है, तो क्या कहते हैं, डाइप्लॉइड कहते हैं। अब जब ये सिंगल पेयर में प्रेजेंट होता है तो हाइपोलॉइड कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइंस लिखी है बेटा, हाइपोलॉइड एंड डाइपोलॉइड, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इससे भी आप स्किप करिएगा। ठीक है, आपको बस ये नंबर्स लिखने पड़ेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया, अगर देखिए बेटा, अगर आप ध्यान दीजिएगा, पेयर पूछेगा तो 46 लिखेंगे। वो हाउ मैनी क्रोमोजोम्स पेयर्स आर प्रेजेंट इन अवर ह्यूमन बॉडी, तो 46। हाउ मैनी क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन अ सिंगल सेट ऑफ इन ह्यूमन बॉडी पूछेगा तो आप 23 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2n, मतलब 2 पेयर्स में, और यहाँ पे n बस लिखा है, मतलब 1 उसका कोई पेयर नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक देखिए, प्रोकैरियोटिक सिंगुलर आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लैक ऑफ न्यूक्लियस। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज भी इसके पास नहीं होती है। ठीक है, दे डिफर फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल से थोड़ा अलग होता है, विच हैव अ न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके पास न्यूक्लियस होते हैं, और प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस नहीं होते। जो प्रोकैरियोटिक होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, सच एज बैक्टीरिया, जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एंड आर रफली 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, ये आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैं कट लगा रहा हूँ बेटा। ठीक है,
ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं आगे। यूकैरियोटिक सेल इज ऑर्गेनिजम्स हुज सेल कंटेन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक सेल, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो सेल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कंटेन करते हैं इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर द डिफाइनिंग मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर दैट सेट यूकैरियोटिक सेल अपार्ट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल इज द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवलप विद इन विच आर जेनेटिक मटेरियल इज कैरिड। जो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द डिफाइनिंग मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर दैट सेट यूकैरियोटिक, जो डिफाइनिंग मेम्ब्रेन बाउंडेड का स्ट्रक्चर होता है जो कि सेट करता है कि इसको यूकैरियोटिक सेल को अपार्ट फ्रॉम। अब देखिए अब ये अपार्ट फ्रॉम होता है किसी प्रोकैरियोटिक सेल इन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एनवलप से भी विद इन विच आर जेनेटिक मटेरियल जो कैरी करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना बेटा, ये भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। नाउ प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, दैट इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, दैट हाउस, ये जो इनके पास हाउस होता है जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग ऑफ लार्ज डीएनए ओके मॉलिक्यूल्स कंपाउंड कंपैक्ट इन एन एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड द न्यूक्लियोइड रीजन। ये जो इन सब उनका डीएनए होता है ये एक रीजन में बस ऐसे ही फैला हुआ होता है। देखिए यहाँ पे फैला हुआ है, तो जब क्या कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। ठीक है, now the next topic, the nucleoid region is protected and encased by the cell wall or cell membrane, the outer layering of cell similar to human skin। ठीक है, जो न्यूक्लियोइड का रीजन होता है इन सम केसेस इन इनकेस्ड बाय द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की आउटर लेयरिंग होती है, जो आउटर लेयरिंग होती है वो स्किन की तरह भी हो सकती है। ठीक है, देन डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड क्या मोड़ के बैठा था, हीटर चल रहा है ना, पसीना आ जाएगा। न्यूक्लियर एनवलप एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। अब इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज एज प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोस इज एब्सेंट। जो न्यूक्लियोलस होता है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोलस होता है वो एब्सेंट होता है। ये जो डीएनए होते हैं वो ऐसे पड़े होते हैं, मैंने आपको पहले दिखाया था अभी भी। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज इज प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज इज एब्सेंट। इसमें वैक्यूल एब्सेंट होता है, इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसमें माइटोसिस प्रेजेंट होता है, इसमें माइटोसिस एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया, इसमें देखिए बैक्टीरिया से एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है प्लांट, एनिमल, फंगी और भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, देखिए ये है अब आपका यूकैरियोटिक सेल का पिक्चर विद द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है सेल में फ्लूइड जो सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर, उसको अंदर होते हैं 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, साइटोसोल, ये आपके पॉइंट एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। ठीक है, इसमें सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेलिज स्ट्रक्चर विच आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलिज होते हैं, सब माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म होते हैं, क्या परफॉर्म करने के लिए, सेलुलर स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनेलिज एज यूकैरियोटिक बट प्रोकैरियोटिक, जो सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं उनके सेल ऑर्गेनेलिज के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के पास तो होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं होता। इसको यूकैरियोटिक सेल के पास नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं होता मेम्ब्रेन बाउंडेड। वेरियस लैक साइटोप्लाज्म एज वेल मेम्ब्रेन, इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें मेम्ब्रेन में कहीं भी फैल सकता है, लेकिन ये नहीं फैलता, क्यों, क्योंकि ये है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हाट रेटिकुलम। नाउ वी सी दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकॉन्टैक्टिंग मेम्ब्रेन डिस्टर्ब थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं एक नेटवर्क। एक सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फिगर, ये कहाँ पे है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो नेटवर्क लाइक दिख रहा है ना, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इन दो लिए। अब हम ER पे आ गए।
देखिए अब द नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द इंटरनल कंपोनेंट कॉल्ड द ल्यूमिन। जो इसके अंदर का कंपोनेंट होता है उसमें से क्या कहते हैं, ल्यूमिन कहते हैं। इज सेपरेटेड पार्ट ऑफ सेल विदाउट डिस्टिंक्ट प्रोटीन एंड आयन कंपोजिशंस। ठीक है, ये जो इस ये अंदर का पार्ट होता है उसे हम ल्यूमिन कहते हैं, जो कि सेपरेट करता है सेल के पार्ट को और बाहर के पार्ट से। ठीक है, द ईआर फोल्डेड जनरेट सरफेस, इसका फोल्ड सरफेस होता है जो कि ग्रेटर देन दैट द जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, द सिस्टर्ने साइड्स, the endoplasmic reticulum membrane is continuous with the outer nuclear envelope membrane. Depending upon the present or absent of ribosomes on the surface of their two typically ER, जो ये ER होते हैं वो दो भागों में बट जाते हैं। जिसपे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं, और जिसपे प्रेजेंट नहीं होते हैं हम उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट ऑफ लाइफ का पार्ट 1 करना पड़ा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, इसके लिए वेरी सॉरी। ठीक है।